तो हम बगैर किसी और चीज का वेट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक दफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बच्चों, कल हमने ना ये पढ़ा था कि अगर बेंजीन पे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आके लगेगा, इसको डिसाइड करता है पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट। या तो पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है या वो मेटा डायरेक्टर होता है। लेकिन यहां पर आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, के बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो पहले ही लगे हुए हैं। ठीक है, और हम तीसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लेके आना चाहते हैं। तो क्या वो जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो इस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंगली लगेगा या इस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंगली लगेगा? यहां पर उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज किया है उनकी पावर के अकॉर्डिंगली। हाइड्रोक्सल आयन जो है सबसे पहले डिटरमिन करेगा, फिर NR2, फिर NH2, फिर OR, फिर COOR, फिर NHCOCI3, फिर C6H5 और सबसे लीस्ट पे CI3। ये किस हवाले से है? यहां पर आप देखें, व्हेन द डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स अपोज ईच अदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को चलो बताता हूं। यहां पर आप देखो कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन इसमें जो पावरफुल इफेक्ट होगा वो हाइड्रोक्सल का होगा, यानी उस एटम का पावरफुल इफेक्ट होगा जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लेकिन अब जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट आगे लगना है वो इसके अकॉर्डिंगली आगे लगना है, यानी उस एटम के लिहाज से अगला सब्स्टिट्यूएंट लगेगा जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मिथाइल के पास आप लोग जानते हैं कार्बन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट जो है या इसके लिहाज से ऑर्थो पे लगेगा या इसके लिहाज से पैरा पे लगेगा। अब यहां पर फिर देखें, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल है, एक मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इसके अकॉर्डिंगली थर्ड सब्स्टिट्यूएंट आगे लगना है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगना है, पैरा पोजीशन पहले ही ऑक्यूपाइड है। इसमें भी देखें आप लोग कि ये मिथॉक्सी और मिथाइल है, तो मिथॉक्सी के लिहाज से थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगेगा बिकॉज उस एटम के लिहाज से सब्स्टिट्यूएंट थर्ड लगना है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिहाज से थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगेगा ऑर्थो पे या पैरा पे। अब एक अगर हैलोजन एटम हो और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करता है। तो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है उसके लिहाज से थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगना है, यानी क्लोरो के लिहाज से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। इसमें आप देखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिहाज से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, इसके लिहाज से नहीं होगा। यानी कि थर्ड सब्स्टिट्यूएंट या तो इसके लिहाज से ऑर्थो पे लग सकता है या पैरा पे लग सकता है। अब यहां पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अच्छा, यहां पर जो ये वाली लिस्ट दी हुई थी ना, इसके लिहाज का मतलब ये है अगर दो ग्रुप्स लगे हों, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को, या मतलब डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, तो इसमें सबसे पहले ये डिसाइड करेगा और ये मिथाइल की जो डिसीजन है वो लास्ट होगा। मसलन अगर हाइड्रोक्सल और मिथाइल हो ना, तो हाइड्रोक्सल ने डिसाइड करना है, यानी जो ग्रुप लिस्ट में पहले आता है उसने डिसाइड करना है कि अगला थर्ड आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आगे लगना है। अब अगर आप यहाँ पर देखें
क्लोरोमिथाइल में, तो अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ आके लगता है। ठीक है, तो ये क्लोरो के लिहाज से लग रहा है और क्लोरो के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, या ये मिथाइल के लिहाज से लग सकता है पैरा पोजीशन पे, या क्लोरो के लिहाज से लग सकता है पैरा पोजीशन पे, या ये मिथाइल के लिहाज से लग सकता है ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पर आप देखो कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, क्लोरो भी और मिथाइल भी, यानी ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो दोनों के लिहाज से प्रोडक्ट्स बन रही हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है क्लोरीन के लिहाज से ऑर्थो नाइट्रो है, ये मिथाइल के लिहाज से पैरा है, ये क्लोरो के लिहाज से थर्ड वाली पैरा है, और ये वाली जो है मिथाइल के लिहाज से ऑर्थो है। ये तब होना है जब दोनों ग्रुप्स का इफेक्ट सेम होगा। अब वो यहाँ पर कहता है व्हेन द टू ग्रुप्स हैविंग सेम डायरेक्टिंग एबिलिटी, यानी इन दोनों में किसी की डायरेक्टिंग एबिलिटी ज्यादा या कम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने लिखा हुआ है कि बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, क्लोरो और ब्रोमो। अब ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। नाइट्रेशन करवाते हैं, यहाँ पर आप देखो कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन यहाँ नाइट्रो लग रहा है, ये क्लोरो के लिहाज से पैरा है और ब्रोमो के लिहाज से ऑर्थो है। और ये वाली जो पोजीशन है, ये क्लोरो के लिहाज से ऑर्थो है और ब्रोमो के लिहाज से पैरा है, यानी ये वाली पोजीशन ब्रोमो के लिहाज से ऑर्थो, क्लोरो के लिहाज से पैरा। यानी कि दो ऐसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जिनमें इन दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पर नाइट्रो जो है वो इसके लिहाज से यहाँ लग रहा है, ये क्लोरो के लिहाज से भी ऑर्थो है सेकंड है, और ब्रोमो के लिहाज से भी ऑर्थो है। आगे उन्होंने लिखा है कि नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और क्लोरो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो अगला प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिहाज से बनना होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिहाज से नहीं बनना होता। क्लोरीनेशन करवाएंगे तो जो क्लोरो लगेगा वो इस क्लोरो के लिहाज से पैरा पोजीशन पे लगेगा, हालांकि नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है, इसको यहाँ लगना चाहिए था। और इसी तरह जो क्लोरो है वो यहाँ ऑर्थो पे लग रहा है, इस अपने साथ वाली पोजीशन पे, हालांकि ये नाइट्रो के लिहाज से भी ऑर्थो बनती है, इसको यहाँ नहीं लगना चाहिए था, तो इसको सिर्फ यही लगना चाहिए था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है। इसके बाद लिखा हुआ है प्लानिंग अ सिंथेटिक स्कीम। आपने मुख्तलिफ कंपाउंड तैयार करने हैं तो आपको किस प्लान के तहत चलना पड़ेगा। लेट से आपने तैयार क्या करना है, पैरा नाइट्रोटोलवीन, यानी आपने ये कंपाउंड बनाना है पैरा नाइट्रोटोलवीन। तो आपने दो बेंजीन पे ग्रुप लेके आने हैं, मिथाइल भी और नाइट्रो भी। तो यहाँ पर आप देखो कि हम बेंजीन पे पहले क्या मिथाइल लेके आएंगे या नाइट्रो लेके आएंगे। अगर नाइट्रो लेके आएंगे तो फिर मिथाइल जो है पैरा मेटा पे लगेगा, लेकिन अगर पहले मिथाइल ले आते हैं तो फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो फिर ये नाइट्रो जो अगले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा ये पैरा पे लग सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेंजीन की मिथाइलेशन करवानी है, मिथाइल बेंजीन या टोलवीन बनानी है बाय द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिर जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाओगे तो ये जो मिथाइल है क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो अगला आने वाला ग्रुप जो है वो नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, तो आपके पास पैरा प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिवर्स करते, पहले आप नाइट्रेशन करवाते, नाइट्रो ले आते, तो फिर बाद में जब आपने मिथाइल लेके आना था तो मेटा पे मिथाइल लगना था, ऑर्थो पैरा पे नहीं लगना था। सेकंड उन्होंने लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। यहां पर आप देखो, आपने ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनानी है, यानी आपने बेंजीन पे दो ग्रुप लेके आने, नाइट्रो और ब्रोमो, और ऑर्थो पे होने चाहिए। तो वो ब्रोमो जो है अगर पहले ले आते हैं तो नाइट्रो ऑर्थो पे और पैरा पे लगेगा, अगर पहले नाइट्रो ले आते हैं तो फिर ब्रोमो लेके आते हैं, ब्रोमो यानी ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तो नाइट्रो के लिहाज से इसने मेटा पे लगना है, तो मेटा प्रोडक्ट तो आपको नहीं चाहिए।
आपको तो चाहिए ऑर्थो पैरा, यानी लेट से ऑर्थो चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे, यू विल brominate the benzene, you will get bromobenzene, and then you will nitrate the bromobenzene to get orthonitrobromobenzene or para-nitrobromobenzene। आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट आगे पैरा-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहां पर जरा काबिल और बात यह है कि आपने स्टार्टिंग कंपाउंड टॉल्यूइन लेना है। अब जब आप टॉल्यूइन लोगे ना, तो यहाँ पर जो मिथाइल होगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो अगला आने वाला जो ग्रुप आपने नाइट्रो ग्रुप लेके आना है वो पैरा पे आगे लग जाएगा या ऑर्थो पे लग जाएगा, यानी ये लेट से ऑर्थो प्रोडक्ट बन गई और पैरा प्रोडक्ट बन गई। लेकिन आपको चाहिए कौन सी, पैरा वाली। तो आप पैरा वाली को सेपरेट कर लोगे ऑर्थो वाली से, देन आप इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन करोगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लगाओ और उसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन करें KMnO4 से, तो CH3 ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिल जाएगा। इस तरह लिखा हुआ है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉल्यूइन। अगर आपने मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लेके आना है, तो यहाँ मिथाइल है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो पहले नंबर पे आपने KMnO4 से रिएक्शन करवा के इसको कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि मिथाइल जो है जब कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये आगे आने वाले नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन जो है उसे मेटा पोजीशन को डिसाइड करे। ये मेटा पोजीशन पे अगला ग्रुप आगे लगेगा। इसके बाद लिखा हुआ है मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले आप बेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास आ जाएगा। ये जो है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं है, मेटा डायरेक्टर है। जब आप इसकी फिर ब्रोमोनेशन करवाओगे, ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, तो आपके पास जो है ये डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। ये आपने पढ़ा हुआ है कि या तो ये कंपाउंड आइसोलेटेड होते हैं या फ्यूज होते हैं। अगर बेंजीन रिंग जो है वो आपस में एक बॉन्ड के जरिए जुड़े हों तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड। जैसे यहाँ पर दो बेंजीन रिंग जो हैं फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन से आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नाम है बाइफिनाइल। अगर दो बेंजीन रिंग के दरमियान CH2 हो, इसे डाइफिनाइल मीथेन कहते हैं। या तो बेंजीन रिंग जो है आपस में एक कार्बन के जरिए जुड़े होंगे, जैसे ये वाली कार्बन जो है इसके जरिए दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस कार्बन के जरिए दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं। अगर एक ही कार्बन दो रिंग को जोड़ रही हो तो इसको बोलते हैं फ्यूज स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल आ जाएगी नेफ्थलीन की, एंथ्रासीन की। यहाँ पर आपने नेफ्थलीन की नंबरिंग कैसे करनी है ये आपके सामने है, 1 2 3 4। फ्यूज कार्बन की नहीं करते, जो कार्बन दोनों रिंग का पार्ट है। 5 6 7 8 ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाया हुआ है। ये एंथ्रासीन है, इसमें 3 बेंजीन रिंग है। यहाँ से करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और ये दरमियान वाली 9 10। इसी तरह अगर आप एनेंथ्रीन की करो 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 और ये 9 10, यानी दरमियान वाला रिंग जो है उसको आपने आखिर पे नंबरिंग करनी है। और जो फ्यूज कार्बन हैं जो दोनों रिंग को जोड़ रही हैं वो नंबरिंग में नहीं आती। इसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत जो है इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में बताया हुआ है। ये हमारे पास नेफ्थलीन के साथ और 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाली पोजीशन को अल्फा भी कहते हैं या 1 भी कहते हैं। तो 1 नेफ्थोल, नेफ्थलीन से ये, क्योंकि जैसे हम बेंजीन से फिनोल बोलते हैं, इसे नेफ्थलीन से नेफ्थोल, अल्फा नेफ्थोल भी बोलते हैं। ये हम इसको 2 अमाइनो नेफ्थलीन कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 9 सॉरी 1 8, 1 और 8 पे, यह देखिए ना, आपने इस पोजीशन को 8 पोजीशन का नाम दिया है। तो इस तरह 1 8 डाइब्रोमोनेफ्थलीन होगा इस कंपाउंड का नाम। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 9 9 ब्रोमो
एंथ्रासीन, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, 1 इथाइल फिनैंथ्रीन। और यहाँ पर आप देखो बाइफिनाइल है, ये वाली कार्बन फर्स्ट कही थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 4 है, ठीक है। इसी तरह ये वाली 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक 3 पे लगा हुआ है क्लोरो और एक 4 पे लगा हुआ है। इसके लिहाज से 3 पे, इसके लिहाज से 4 पे, लेकिन आप इस 4 को अलहदा करने के लिए इसके साथ डैश लगा दो, यानी ये अलहदा रिंग की थर्ड पोजीशन है, ये अलहदा रिंग की फोर्थ पोजीशन है। तो 2 क्लोरो लगे हुए, तो डाई क्लोरो, और इस कंपाउंड का नाम वैसे है बाइफिनाइल। यहां तक बच्चे सबको क्लियर है? बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, जी सर क्लियर है। बिल्कुल सर सही समझ आ रही है? जी सर जी क्लियर है। सर ओके बच्चे, ठीक है ठीक है। इसके बाद अगला दिया हुआ है रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन इन पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने सिर्फ नेफ्थलीन का देखना है, बाकियों का हमने नहीं देखना। और उसके बाद हमने नेफ्थलीन के बारे में जर्नल से कुछ 7-8 रिएक्शंस हैं, वो हमने पढ़ने हैं। तो ये आपके सामने नेफ्थलीन है, ये आपने पढ़ लिया। इसकी नंबरिंग आपने कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं। ये आप इन्होंने इसके नेफ्थलीन के कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे हैं, टोटल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे हैं। इसमें उन्होंने ऐसे किया है कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर उन्होंने बॉन्ड लगा लिए। दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे लिखा है कि ये वाला रिंग जो है उसके बॉन्ड ऐसे ही हैं, लेकिन इसके बॉन्ड की पोजीशन बदल दी है, यानी यहाँ डबल था उसको सिंगल कर दिया और जहाँ सिंगल था वहाँ डबल कर दिया, यानी इसके। और थर्ड वालों में उन्होंने क्या किया है, थर्ड वाले में उन्होंने इसके अंदर 3 बॉन्ड ड्रॉ किए हैं और इसके अंदर 2। अगर आप नेफ्थलीन के 3 स्ट्रक्चर देखें, इसमें आप इस स्ट्रक्चर में देखें कि पहली दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरी तीसरी पे सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी पहली दूसरी पे डबल बॉन्ड है, दूसरी तीसरी पे सिंगल बॉन्ड है। और सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पहली दूसरी पे सिंगल बॉन्ड है और दूसरी तीसरी पे डबल बॉन्ड है। यानी हम कह सकते हैं कि नेफ्थलीन के जो 3 स्ट्रक्चर हैं उनमें 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें पहली दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें दूसरी तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यानी ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे। यानी 1 2 पोजीशन जो है ज्यादा अनसैचुरेटेड है एज कंपेयर टू 2 3 पोजीशन। याद रखें कि जो डबल बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है और सिंगल बॉन्ड लार्जर होता है। यहाँ पर कहता है कि वो फर्स्ट 2 के दरमियान, कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ हमारे पास है 1.36 एंगस्ट्रॉम। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के दरमियान जो कार्बन है, इधर जो डबल बॉन्ड की लेंथ है फर्स्ट सेकंड के दरमियान, उसकी लेंथ शॉर्टर है, डबल बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होती है, 1.36 एंगस्ट्रॉम है। और जो 2 3 पोजीशन है इसमें ज्यादा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, इसकी लेंथ जो है वो लार्जर है, 1.42। हालांकि आपने बेंजीन में क्या पढ़ा हुआ है कि बेंजीन में सारी की सारी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन नेफ्थलीन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड कार्बन जो है ये शॉर्टर है, यहाँ ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर है। यानी कि आप देखें इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी यहाँ डबल बॉन्ड है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी यहाँ डबल बॉन्ड है, और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जो 2 3 है इसमें सिर्फ एक में डबल बॉन्ड आ रहा है, बाकी दोनों में 2 3 में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ज्यादा रिएक्टिव जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, 1 2। और 2 3 पोजीशन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। और 1 2 पोजीशन की लेंथ भी शॉर्टर है डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होने की वजह से। और 2 3 पोजीशन की जो लेंथ है वो लार्जर है। आपने ना सेकंड ईयर में भी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट की थी, यानी कि कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसमें जो डिफरेंस होता है उसे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं।
यानी अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो जो कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, फिर इस तरह आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं बेंजीन की जो, अच्छा, जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा। बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 150 किलो जूल पर मोल। बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी यानी कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस है वो 150 का है। नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है? वो 255 है। बेंजीन की कितनी है? अच्छा, नेफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग की अगर रेजोनेंस एनर्जी 150 है तो दूसरे की भी मिला के 300 होनी चाहिए। यानी एक के लिहाज से अगर एक बेंजीन रिंग की 150 रेजोनेंस एनर्जी है, दूसरे की भी 150 होनी चाहिए, तो टोटल 300 होनी चाहिए। लेकिन जो नेफ्थलीन है उसकी 255 है। यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बेंजीन रिंग को इनर्ट रहने दें और सिर्फ एक रिंग को डिस्ट्रॉय करें, यानी एक रिंग की हाइड्रोजनेशन करवा दें, दूसरे की हाइड्रोजनेशन ना करवाएं क्या होगा? सिर्फ जो डिफरेंस होगा, यानी कितनी एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी सेक्रीफाइस होगी, 150। ये आप देखो ना, मतलब जो है नेफ्थलीन में दो रिंग है ना, तो होनी कितनी चाहिए थी? 300। 150 150 टोटल मिला के एक रिंग की 150 है, दोनों की। वैसे नेफ्थलीन की कितनी है? 255 है, तो 255 में से 150 निकाल लें, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे जो रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग नेफ्थलीन में, उसकी रेजोनेंस एनर्जी 10105 बनती है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे रिंग की रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले वाले रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है। पहले वाले रिंग की, यानी दो रिंग है ना नेफ्थलीन में, एक बेंजीन रिंग की 150 है, दूसरे रिंग की 150, दूसरे की भी 150 होनी चाहिए, लेकिन दूसरे की 150 नहीं है। और दूसरे की जस्ट रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? दूसरे की जस्ट रेजोनेंस एनर्जी जो है वो 105 है। इसका मतलब है दूसरा रिंग जो है ज्यादा स्टेबल नहीं है। एक रिंग अगर स्टेबल है, दूसरा रिंग स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है दूसरा रिंग जो है ज्यादा रिएक्टिव है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेफ्थलीन हैज मोर रिएक्टिविटी देन बेंजीन। यानी कि नेफ्थलीन में दूसरा रिंग जो है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है अकेले की दूसरे रिंग की वो इतनी ज्यादा नहीं है। बेंजीन के फर्स्ट रिंग की जो मतलब पहला जो बेंजीन रिंग है उसकी एनर्जी जो है वो 150 है। अब मैंने बताया कि नेफ्थलीन जो है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसके दूसरे रिंग की रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है। इसका एक रिंग जो है अगर इनर्ट रहे भी, तो दूसरा रिंग जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसी वजह से लिखा है कि नेफ्थलीन जो है वो जल्दी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करती है बेंजीन के कंपैरेटिवली। यानी कि नेफ्थलीन ने जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाना है, रिड्यूस हो जाना है। बेंजीन की 1 4 पोजीशन पे आप हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं इस केमिकल को यूज करते हुए, सोडियम अमलगम को। सोडियम अमलगम को यूज करते हुए बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन को आप हाइड्रोजनेट करवा सकते हैं। लेकिन ये लिखा हुआ है कि बेंजीन जो है वो इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करती। फिर आगे लिखा हुआ है कि नेफ्थलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं शो करती। नेफ्थलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इसलिए नहीं शो करती क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट कर जाती है। क्योंकि नेफ्थलीन की ज्यादा रिएक्टिविटी है ना, आपको शायद लगता होगा कि नेफ्थलीन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है तड़ल तड़ल देने चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं शो करती, बिकॉज ये कैटालिस्ट के साथ ही रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर जाए, जो कैटलिस्ट तक ना छोड़े, तो उसके ऊपर आप क्या भरोसा कर सकते हैं? इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, इतनी ज्यादा आप कह लें कि बड़ी गलत किस्म की ये नेफ्थलीन है, कैटलिस्ट को नहीं छोड़ा इसने। अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपको मैंने बताया कि 1 2 पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू 2 3 पोजीशन, क्योंकि 1 2 पोजीशन जो है ज्यादा उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब इलेक्ट्रोफाइल 1 पे लगेगा या 2 पे लगेगा, उसको कौन डिसाइड करता है? या आप देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल 1 पोजीशन पे लगता है तो पॉजिटिव चार्ज 2 पोजीशन पे आना है। फिर ये वाला जब बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करोगे, रेजोनेंस करवाओगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। फिर आप जो है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाना है। इसी तरह जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाना है। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा हुआ है, ये वाला बेंजीन रिंग डिस्टर्ब हो गया, ये वाला एज इट इज है। दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी ये वाला बेंजीन रिंग एज इट इज है, दूसरे वाला भी डिस्टर्ब है। जब आप फिर ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करोगे ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो फिर ये थर्ड वाला रिंग जो है डिस्टर्ब होगा, और जब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि पहले वाले दो स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज है और दूसरा बेंजीन रिंग जो है वो डिस्टर्ब है। इसमें भी एक बेंजीन रिंग एज इट इज है और दूसरा बेंजीन रिंग डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब है इन दोनों में एक एक बेंजीन रिंग तो है ना, यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बेंजोइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 1 पे, और दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं जो नॉन बेंजोइड है। बेंजोइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एक बेंजीन रिंग जो है वो इनमें अभी भी मौजूद है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पे लगे तो फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आपने बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है यहाँ से इधर, यानी जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाना है। अब ये बेंजीन रिंग डिस्टर्ब हो गया क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड अब इधर भी नहीं है, अल्टरनेट बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इधर भी नहीं है। यहाँ देखें ना, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे है। इसमें भी क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों बेंजीन रिंग नहीं है। जब आप ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब आगे जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने हैं वो सारे के सारे नॉन बेंजोइड हैं। इनमें बेंजोइड एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें बेंजोइड दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जो ज्यादा बेंजोइड स्ट्रक्चर देगा, जो मतलब जो है रिनियम आइन, उसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है तो जो बेंजोइड स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक बेंजीन रिंग जो है अनडिस्टर्ब्ड है। आपको पेपर में आ सकता है ना कि वाई इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर द फर्स्ट पोजीशन ऑफ नेफ्थलीन रादर देन सेकंड पोजीशन ऑफ द नेफ्थलीन। तो आपको पता होना चाहिए, आपने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख के बनाना है कि अगर वो फर्स्ट पे लगता है तो ज्यादा बेंजोइड स्ट्रक्चर रिटेन रहते हैं, और अगर वो सेकंड पे लगता है तो फिर एक बेंजोइड स्ट्रक्चर बनता है और बाकी सारे नॉन बेंजोइड बनते हैं। यहाँ पर जो है वो नेफ्थलीन का, चलो मैं इतना बता देता हूँ, नेफ्थलीन का कह रहा हूँ, एंथ्रासीन का। क्या एंथ्रासीन में 9-10 पोजीशन जो है ज्यादा रिएक्टिव है, और जो फेनेंथ्रीन है इसमें भी 9-10 पोजीशन जो है ज्यादा रिएक्टिव है। एंथ्रासीन की भी 9-10 पोजीशन और फेनेंथ्रीन की भी, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। इतना कम अज कम याद रख लीजिएगा कि एंथ्रासीन की 9-10 पोजीशन और फेनेंथ्रीन की भी 9-10 पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद ना आप लोगों का जो मेन आर्टिकल है आज का, जो छोटा सा टॉपिक रह गया, हवाई, सिर्फ हवाई फायर रह गया है एक, बाकी सारा उड़ गया है। तो काइंडली मुझे बता दें, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को डाउट तो कुछ नहीं है? नो सर, ओके है सर, कोई इशू नहीं है सर। 1 मिनट जरा। हेलो बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर।
नहीं हो रही। हो गया हो गया। यस सर हो रही शो सर। किसको शो हो रही है स्क्रीन? सर जी स्क्रीन पे वो वाइट हमें वाली तो हो रही स्क्रीन नहीं हो शो रही। हो रही है, वाइट वाली जिसमें मतलब अटेंडेंस है। अभी तो कोई नहीं स्क्रीन शो हो रही। सर जी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब सही है? जी जी सर सर अब जी सर अब जी। तो हो रही। जी सर हो रही है। बस सिर्फ 10 से 15 मिनट और चैप्टर आपका बनने और सिलेबस बनने। अच्छा काके, आप लोग को आज हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाना है दैट इज नेफ्थलीन। ये आपके कोर्स का सबसे लास्ट आर्टिकल है। तो नेफ्थलीन की सबसे पहले हमने कुछ सिंथेसिस देखनी है, फिर कुछ रिएक्शंस देखने हैं। नेफ्थलीन को कहता है कि कोल तार से अलग किया जाता है। आपको पता है जब हम कोयले को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हीट करते हैं तो जो लिक्विड हासिल होता है उसे कोल तार बोलते हैं। तो कोल तार जो है उसमें से हम नेफ्थलीन को अलहदा कर लेते हैं। नेफ्थलीन जो है उसमें कोल तार में कितने परसेंट होता है? 10%। बहरहाल चलो इसकी हम सिंथेसिस देखते हैं। ये हमारे पास है 1 मिथाइल नेफ्थलीन। ये कंपाउंड हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें पेट्रोलियम से मिलता है, 1 मिथाइल नेफ्थलीन। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें, यानी इसके अंदर हाइड्रोजनेशन इसकी करवाएं 600 डिग्री पे, मिथाइल जो है एक हाइड्रोजन लेके, मिथाइल एक हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन में, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ कार्बन पे लग जाना है। तो इस तरह हमारे पास नेफ्थलीन प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे उन्होंने लिखा है सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन, हॉवर्थ सिंथेसिस, हॉवर्थ सिंथेसिस, हॉवर्थ। इसमें उन्होंने लिखा कि बेंजीन का आप रिएक्शन करवाओ सुसैनिक एनहाइड्राइड से, CH2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ ऑक्सीजन है। अच्छा ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसने ये निकल जाना है। नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट। वैसे कहता है कि मिसाल के तौर पर ये वाला बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाली जो कार्बन होगी, ये वाली कार्बन C डबल बॉन्ड O वाली, जिसके साथ आगे CH2, फिर आगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लगा हुआ है, ये मतलब जो है ये रह जाएगा इतना हिस्सा। तो क्या है कि मतलब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटना है और कार्बन से हाइड्रोजन टूटना है, ये वाली बेंजीन की कार्बन से, ये वाली कार्बन इस कार्बन से जुड़ना है। यानी यहाँ देखें, ये वाली कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ रही है, C डबल बॉन्ड O के साथ आगे CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, फिर O के साथ ये H कौन सा लगा है? ये H वो वाला लगा हुआ है जो बेंजीन से उतरा था। बेंजीन से उतरने वाला हाइड्रोजन यहाँ लगना है ऑक्सीजन से, और ये कार्बन है बेंजीन की कार्बन से जुड़ना है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, जिसका नाम लिखा हुआ है 3 बेंजोइल प्रोपोनिक एसिड। फिर हमने इसकी क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है जिंक मरकरी और HCl के साथ, के लिए मेंशन रिडक्शन। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला C डबल बॉन्ड O जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। इसके बाद ये COOH यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बेंजीन से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके वाटर बना लेंगे, और ये C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगी। यहाँ पर देखें C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन इस कार्बन से जुड़ गई, यहाँ से निकला OH और यहाँ से निकला H। इस कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है वेंट पैरालोन।
जब हम इसकी फिर क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी और उसकी जगह ये वाला कार्बन भी Ci2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें, मतलब जो है ये बेंजीन रिंग पहले वाला एज इट इज है और दूसरे वाला बेंजीन, ये सॉरी, ये वाला एक रिंग बन गया 6 कार्बन वाला। फिर हमने इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवानी है, पलाडियम की मौजूदगी में इसे हीट करना है। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, यानी 4 कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन 2H2 की फॉर्म में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है नेफ्थलीन प्रोड्यूस हो जाएगी, ये वाली। इसके बाद उन्होंने नेफ्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि नेफ्थलीन जो है वो कलरलेस सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 80 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री है, और इसकी जो स्मेल है वो मथबाल जैसी है, पता नहीं ये कीड़े का नाम है, अब मुझे क्लियर नहीं है। अब नेफ्थलीन जी बड़ा वोलेटाइल है, ये सब्लिमेट हो जाता है, यानी डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। पानी में इनसोलुबल है जी, ईथर में सोलुबल है, बेंजीन में भी सोलुबल है, और जब इसको जलाया जाए तो इसका जो शोला है वो धुआं छोड़ता है। अब इसके बाद इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किए गए हैं। पहला उन्होंने रिएक्शन लिखा हुआ है नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो 1 पोजीशन पे लग सकता है या 2 पोजीशन पे, लेकिन मैंने बताया कि 1 पोजीशन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो 1 नाइट्रो नेफ्थलीन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 नाइट्रो नेफ्थलीन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, ये 95 है, ये वाला 5 है। हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की मौजूदगी में। ब्रोमो ग्रुप जो है वो 1 पोजीशन पे ही लग रहा है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। आगे लिखा है जी सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लेके आना है। ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80 डिग्री पे, तो सल्फोनिक ग्रुप जो है SO3H ये 1 पोजीशन पे लगेगा, 1 पोजीशन पे 80 डिग्री पे। लेकिन अगर आप 170 डिग्री पे हीट करते हैं तो फिर सल्फोनिक ग्रुप जो है 2nd पोजीशन पे लगेगा। लो टेम्परेचर पे इसने 1 पोजीशन पे लगना है। अगर ये 1 पोजीशन पे लगेगा तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है। वैसे तो 1 पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन 1 पोजीशन पे लगा हुआ सल्फोनिक ग्रुप और ये वाली 8वीं पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे के लिए वंडर वाल रिपल्शन का बायस बन सकते हैं। अगर 2 ग्रुप स्पेस में एक तरफ हो तो एक दूसरे के लिए रिपल्शन का बायस बनते हैं। ये सल्फोनिक ग्रुप लग तो इसलिए गया क्योंकि ये वाली पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव थी, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रही है वो स्टेबल नहीं है, बिकॉज ये वाला 1st पोजीशन पे लगा हुआ सल्फोनिक ग्रुप और 8th पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, ये स्पेस में एक तरफ होंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 170 डिग्री पे हीट करते हैं तो बेशक 1 पोजीशन जो थी वो ज्यादा रिएक्टिव थी, लेकिन जब आपने धक्के से रिएक्शन करवाया हाई टेम्परेचर पे तो ये 2 वाली के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लगा। अब ये वाला जो सल्फोनिक ग्रुप है वो इस 8th पोजीशन की हाइड्रोजन के साथ पैरेलल नहीं है, ये इसके साथ भी पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये वाली प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल है ओवरऑल। वैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप लगा हो ना, जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हो पहले ही, तो फिर ये वन वाली पोजीशन जो है ज्यादा प्रेफर्ड नहीं होगी, ये 2 वाली पोजीशन ज्यादा प्रेफर्ड होगी। देन इसके बाद लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये हमारे पास नेफ्थलीन है। अगर हम इसका एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं AlCl3 की मौजूदगी में, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, वो Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली जो कार्बन है ये बेंजीन की कार्बन से जुड़ जाएगी, C डबल बॉन्ड O वाली, और उसके साथ आगे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस होगी। इसी तरह उन्होंने लिखा हुआ कि ये नेफ्थलीन है और इसका अगर हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं AlCl3 की मौजूदगी में, तो 15 डिग्री पे ये रिएक्शन हो रहा है, -15 डिग्री पे 1 पोजीशन पे, और -25 डिग्री पे ये रिएक्शन कहाँ होगा,
सेकंड पोजीशन पे। फिर ना आगे उन्होंने लिखा हुआ है रिडक्शन, यानी अगर हम नेफ्थलीन का रिडक्शन करवाएं, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाएं एथेनॉल की मौजूदगी में, तो आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे लगनी है, 1 और 4 पे। यानी 1 और 4 पोजीशन जो है ये हाइड्रोजनेट हो जाएगी, 1 4, ठीक है। यानी 1 पे हाइड्रोजन ऐसे होगा ना, सोडियम जो है सबसे पहले, ये वाली सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जे वाला जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पर, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। एथेनॉल अपना हाइड्रोजन यहाँ दे देगी, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर सोडियम का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन गया था, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन और देगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाएगा, जैसे हमने कल ब्रिज रिडक्शन में पढ़ा था। तो फिर एथेनॉल अपना दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दे देगी। इस तरह हमारे पास 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह वो कहता है अगर हम नेफ्थलीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं पलाडियम के मौजूदगी में, तो दोनों बेंजीन रिंग जो है वो हाइड्रोजनेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी तीनों डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर भी अपने जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा फुली 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नाम वैसे है टैकालिन। और अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं निकल की मौजूदगी में, तो निकल की मौजूदगी में क्या, एक रिंग जो है वो एज इट इज रहना है, दूसरे रिंग ने हाइड्रोजनेट होना है। इससे जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज टेट्रालिन। ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएं नेफ्थलीन की, यानी अगर हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं वैनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में, क्या होना है, यहाँ लग जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। जैसे आपने वो पढ़ा था बेंजीन की ऑक्सीडेशन, इसी तरह सेम ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। एक बेंजीन रिंग है एज इट इज रहना है, और दूसरा जो बेंजीन रिंग है इसने ऑक्सीडाइज हो जाना है। यानी कि ये वाली कार्बन भी सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली कार्बन भी सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये दोनों ऑक्सीजन जो कार्बन जो है ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी एक बेंजीन रिंग ने एज इट इज रहना है, दूसरे बेंजीन रिंग में सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाली भी कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों कार्बन जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो दो सी डबल बॉन्ड ओ बननी है उनके साथ एक ऑक्सीजन लग जाएगी। इस तरह हमारे पास जो है ये थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ये थैलिक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का नाम है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ एसिटिक एसिड की मौजूदगी में क्या होना है, एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन ऊपर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जानी, एक नीचे, और दरमियान में डबल बॉन्ड, यानी ये वाला कोई कंपाउंड हमारे पास जो है प्रोड्यूस होगा। इन दोनों रिएक्शन में देखें कि एक बेंजीन रिंग जो है वो इनर्ट है और दूसरा बेंजीन रिंग जो है वो रिएक्ट कर रहा है। इसमें भी ऐसे ही हुआ है, एक बेंजीन रिंग जो है उसकी हाइड्रोजनेशन हुई है, दूसरा बेंजीन रिंग इनर्ट रहा है। इसमें भी ऐसे ही है कि ये जो 1,4 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगे हैं, एक बेंजीन रिंग जो है वो हाइड्रोजनेट हुआ, दूसरा बेंजीन रिंग जो है इनर्ट रहा है। अब वो कहता है कि अगर 1 पोजीशन जो है वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप लगा हो एक बेंजीन रिंग पे, अगर इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप लगा हो ना जिस बेंजीन रिंग पे, तो वो वाला फिर ऑक्सीडाइज नहीं होता, दूसरे वाला ऑक्सीडाइज होता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो। अगर इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप लगा तो दूसरे ने ऑक्सीडाइज होना है, यानी यहाँ से ये वाली कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीडाइज होके, ये वाली कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये दोनों कार्बन जो होंगी ये वाली ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी ये रिंग ने टोटल टूट जाना है। ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज होकर COOH, ये वाली कार्बन COOH, और ये दोनों ने CO2, ये वाली कार्बन ने। यानी अगर बेंजीन रिंग के साथ जो है नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो ये फिर ऑक्सीडाइज इस रिंग को नहीं होने देता। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो फिर जिसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ उसने रिएक्ट नहीं करना, इसने ऑक्सीडाइज होना है। यहाँ पर देखें ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है ना। तो जब ये बेंजीन यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा तो फिर ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, ये भी कार्बन COOH, ये वाली कार्बन भी COOH और ये CO2। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, तो इसने इस रिंग को रिएक्टिव नहीं करना और इस रिंग को रिएक्टिव कर देना, यानी ये रिंग रिएक्ट करेगा, ये रिंग फिर रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे है। लो जी सिलेबस तो हटा गया मुक। हेलो बच्चे, समझ आ गई है सबको? यस और काकियों समझ आ गई यार? जी सर जी। अच्छा यस सर। तो कल से क्लास पढ़ा करनी है? सर जी क्या पढ़ना है अब? यही बात सर है, जी कल से सिलेबस कुछ तो नहीं कवर पढ़ना। हो गया। मुबारक हो सर जी। 100% कवर हो गया है। मिठाई लेके आए जी घर से? अच्छा जी सर जी। नहीं ऐसे ही कह रहा हूँ।